In this video, we will calculate average response acceleration coefficient और SA by G as per IRC 6 का हिसाब से। हम लोग जानते हैं जी SA by G को विदाउट एनी कैलकुलेशन 2.5 लेते हैं, लेकिन जब हमको एक्चुअल SA by G को कैलकुलेट करना पड़ता है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स गो वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्स को, सिस्मिक हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों का ये फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट AH इज इक्वल टू Z by 2 into Y into SA by G। Z is the zone factor, I is the important factor and SA by G इसको हम लोग 2.5 लेते हैं। ओके, देखिए SA by G एवरेज रिस्पॉन्सेस acceleration coefficient for 5% damping of loading resisting elements, and in absence of calculation of the fundamental period for small bridges SA by G may be taken as 2.5। ओके, लेकिन इस वीडियोस में हम लोग SA by G को कैलकुलेट करते हैं किसी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेकर के। सिंप्लीफाइड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो T is equal to 2 into square root of D divided by 1000 into F. D is the appropriate dead load of the superstructure plus live load, and F is the horizontal force in kilonewton to be applied at the center of mass of the superstructure for 1 mm horizontal deflection. Means आपको 1 mm horizontal deflection के लिए how much amount of the horizontal force is required at the center of mass, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले और एक चीज आपको देखना पड़ेगा, जो आपको जो फाउंडिंग स्ट्रेटम है, मीन्स आपको पीआर होगा और अबाटमेंट, कौन सा फाउंडिंग स्ट्रेटम है, उसका नेचर क्या है। वो रॉकी और हार्ड सॉइल है जिसका एन वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 है, फॉर मीडियम सॉइल है जिसका एन इज इन बिटवीन 10 to 30, एंड फॉर सॉफ्ट सॉइल एन इज लेस देन 10। तो उसके लिए हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से SA by G कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आगे हम लोग का काम है स्टिफनेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देखिए स्टेप वन में हम लोग इसको एकदम बहुत इजी, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए टोटल डेड लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर को आपको लेना है 2000 किलोमीटर मीन्स 200 टन। इस वर्ल्ड टाइप पीआर को लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपका पीआर सर्कुलर है, प्रोसीड्योर इज सेम, जस्ट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ओके, देखिए लाइव लोड इन लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन 250 किलोमीटर और 25 टन, हम लोग 20% ऑफ द लाइव लोड को कंसीडर किया। देन लाइव लोड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन 20% क्यों ना, सिस्मिक केस में हम लोग लाइव लोड को जनरली 20% लेते हैं। लाइव लोड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन सेम। देन लेंथ ऑफ द पियर, जो पियर का लेंथ है दिस इज 8 मीटर, तो 8000 mm। विड्थ ऑफ द पियर, जो विड्थ है दिस इज 6 मीटर और 6000 mm। देखिए ये हम लोग का सेमी सर्कुलर पियर है जिसका विड्थ 6 मीटर है, एंड जो डाया है सेमी सर्कुलर, जो सर्कुलर पार्ट है वो है 1 मीटर का डाया। ओके, तो 0.5 आप इक्विवेलेंट स्क्वायर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा कंजर्वेटिव साइड के लिए विड्थ ऑफ द पियर 6 मीटर कंसिडर किया, एंड थिकनेस ऑफ द पियर इज 1.2 मीटर और 1200 mm। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 35। तो 35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एज पर IRC 112 का हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 32 GPa और 32,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसका दिस इज अवेलेबल इन IRC 112। देन स्टेप 2 में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिंपल वे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे। बी डी क्यूब बाय 12 हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 6000 into 1200 मीन्स थिकनेस ऑफ द पियर क्यूब बाय 12, तो 8.64 into 10 to the power 11 mm to the power 4। Then moment of inertia in transverse direction, this is actually transverse direction। Okay, transverse direction ITT, ये भी 1200 into 6000 क्यूब बाय 12, तो 2.16 into 10 to the power 13 mm to the power 4। तो हम लोग का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 3। फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिज मेंबर इज टू बी कैलकुलेटेड टू बी एनी रैशनल मेथड ऑफ एनालिसिस अडॉप्टिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IRC 112 के हिसाब से ले लिया। देन
considering the moment of inertia of the cracked section which can be taken as 0.75 times the moment of inertia of the gross uncracked section in the absence of the rigorous calculation. तो ये जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, दिस इज फॉर अनक्रैक्ड सेक्शन। तो हम लोग अभी क्रैक्ड सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल मेथड है, 0.75 से आपको जो अनक्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए 0.75 इंटू 8.64 इंटू 10 टू द पावर 11, तो हम लोग का आ गया 6.48 इंटू 10 टू द पावर 11 millimeter to the power 4. This is for cracked moment of inertia in longitudinal direction. फिर हम लोग का cracked moment of inertia in transverse direction में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. This is for transverse direction. Okay, by mistake रह गया. तो 0.75 into 2.16 into 10 to the power 13, that is 1.62 into 10 to the power 13. This is for cracked moment of inertia. ये एक्चुअली हम लोग जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है उसमें लगेगा। नेक्स्ट स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड। हम लोग को पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड के लिए कितना डिफ्लेक्शन होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला है PL³/3EI। ओके, EI हम लोग जब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का लेंगे, एंड जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन का कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन का लेंगे। ओके, तो डेल एल मीन्स डिफ्लेक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन PL³/3EI। तो P हम लोग 1 न्यूटन हॉरिजॉन्टल लोड के लिए कैलकुलेट कर ले, 1 अपने किलो न्यूटन का भी कर सकते हैं, हम यूनिट को एकदम पूरा सेम इजी रहेगा। तो 1 into 8000, all units are Newton and mm. Okay, so 8000 cube divided by 3EI, 3 into E, that is 30,000 Newton per annum square into 6.48 into 10 to the power 11। तो हम लोग का आ गया this deflection 0.00082 mm for 1 Newton horizontal force। देन आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल टीटी PL³/3EI tt। तो ये हम लोग आ गया 0.000000329 mm फॉर 1 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये हो गया हम लोग का डिफ्लेक्शन। देन हम लोग का स्टिफनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टिफनेस। दिस इज एक्चुअली स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ द स्टिफनेस। द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 mm डिफ्लेक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। हम लोग अभी 1 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए कितना mm डिफ्लेक्शन आया वो कैलकुलेट किया। देन हम लोग का स्टिफनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए और 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए आपको कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाय द डिफ्लेक्शन, तो आ गया 121.95 किलो न्यूटन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको इस फोर्स चाहिए 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए। एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 mm डिफ्लेक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए 1 बाय डिफ्लेक्शन चाहिए इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए, दैट इज 3037.5 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हम लोग का स्टिफनेस फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन पियर शाफ्ट के लिए। ओके, देन पियर शाफ्ट का ऊपर जो हम लोग का सेंटर ऑफ मास होगा उसमें उसका नीचे मेरा बियरिंग होगा, देन पियर शाफ्ट होगा। तो पियर शाफ्ट का स्टिफनेस हम लोग कैलकुलेट कर लिए। देन उसका ऊपर जो बियरिंग होगा, इलास्टोमेरिक बियरिंग और पॉटपीटीएफई बियरिंग, उसके लिए हमको अलग से स्टिफनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन जब हम लोग इक्विवेलेंट स्टिफनेस को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, देन SAY/G को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग का पियर शाफ्ट और अबटमेंट कौन सा स्ट्रेटम है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बियरिंग के लिए स्टिफनेस एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।